हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 31 जुलाई 2020। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हुए साथ ही हम उनका बेसिक सब्जेक्ट से जुड़ाव भी देखेंगे और कुछ बेसिक पॉइंट भी जानेंगे, ताकि करंट के साथ साथ बेसिक की भी आपकी तैयारी होती रहे। तो आइए आज के महत्वपूर्ण टॉपिकों को देख लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020, दीक्षा पोर्टल को डिस्कस करेंगे, मनोदर्पण, स्वयं प्रभा पोर्टल को डिस्कस करेंगे, साथ ही प्रजात गाइडलाइंस को भी डिस्कस करेंगे, आखिर ये किस लिए लाई गई हैं। तुर्की का एक नया सोशल मीडिया कानून हाल ही में चर्चा का विषय रहा, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। एक नया सुप्रीम कोर्ट किस देश में खोला गया जिसको भारत ने सपोर्ट किया है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के बारे में जानेंगे। वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 को जानेंगे। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम किस वर्ष चलाया गया था, यह भी देखेंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका इतिहास से क्या जुड़ाव है और वर्तमान तक इसको देखेंगे। लेकिन यह वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा, तो आप नेक्स्ट पार्ट में इसको देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020, ये खबरों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। यह जारी किसने किया, सबसे पहले यह देख लेते हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि महामारी के दौरान घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, और इस दौरान सीखने के अंतराल को कम करने के लिए MHRD द्वारा अपनाई गई अभिनव विधियों में से एक को ये संदर्भित करती है। आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। MHRD की पहलें मनोदर्पण मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लाया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में चर्चित रहा मनोदर्पण किससे संबंधित है, तो मनोदर्पण शिक्षा से संबंधित है, आप ऐसा लगा सकते हैं। उसके बाद यह क्या करेगा, यह साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा, किसके लिए? मेंटल हेल्थ, और ताकि हम स्वस्थ तरीके से रह सकें। किसके दौरान? महामारी के दौरान। किसके लिए? स्टूडेंट को। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे दीक्षा ई-लर्निंग पोर्टल। अब ये किसके लिए है? ये टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें हमें ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षा के बारे में जानना है कि आखिर ऐसे कैसे शिक्षा इसमें दी जाएगी। प्रजात्य गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन, तो ये किसके लिए बनाया गया? ये असिस्ट करेगा स्कूलों के जो हेड हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और एज वेल एज स्टूडेंट, ताकि ई-लर्निंग में उनको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। इसमें वो देख सकते हैं कि कैसे प्लान बनाना है, रिव्यू कैसे करना है, अरेंज कैसे करना है अपनी एजुकेशन को, गाइडेंस कैसे मिलेगा, एक दूसरे से टॉक भी कर सकते हैं, असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपनी पोजीशन की, किस प्रकार की उनकी पोजीशन है। तो आप ये देख सकते हैं। तो आप ये तीनों याद रखना, मनोदर्पण, दीक्षा ई-लर्निंग पोर्टल और प्रजात्या गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन, ये किसने चलाई हुई हैं? MHRD मिनिस्ट्री की ये पहले हैं। और साथ ही साथ हम एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, स्वयं प्रभा। इसमें क्या होगा? इसमें DTH के माध्यम से कुछ चैनलों को दिखाया जाएगा जो एजुकेशन की फील्ड से संबंधित होंगी, ताकि बच्चे DTH के माध्यम से अपने घर में ही टीवी से इसको देख सकें। अब इसमें और क्या क्या 32 इसमें चैनल ऐसे होंगे जो HD क्वालिटी के होंगे और पूरी तरीके से शिक्षा पे समर्थित होंगे। ठीक है, इसके साथ ही कुछ जैसे कि ऑन एयर शिक्षा वाणी, ई पाठशाला, टीवी चैनलों के माध्यम से शिक्षकों, विद्वानों और छात्रों की सहायता के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आप ये सारी की सारी पहले याद रखना कि ये MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई हैं। आइए कुछ इसी से जुड़े कुछ राज्य सरकार की पहलों को भी देख लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों ने कहां कहां और कौन कौन सी कैसी कैसी योजनाएं चलाई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न पहलों के माध्यम से छात्रों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए काम किया है, जिनमें से कुछ राज्य प्रमुख हैं। आप ये लिस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर मान लो
मैच द फॉलोइंग कराने के लिए दे दिया, तो आप ये लगा सकते हो। और इस बार का एजुकेशन का पोर्शन किसी भी एग्ज़ाम में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है, तो वहाँ से क्वेश्चन ना पूछ के हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। स्माइल प्रोग्राम राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया, इसका फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया। प्रोजेक्ट होम क्लासेस, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। छत्तीसगढ़ में पढ़ाई त्योहार द्वार नाम से एक पहल की गई थी। बिहार सरकार ने भी उन्नयन पहल नाम से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। दिल्ली सरकार ने मिशन बुनियाद को शुरू किया। शैक्षिक टीवी चैनल काइट विक्टर्स केरल में इसको चलाया गया। ई स्कॉलर पोर्टल और शिक्षकों के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो ये कुछ राज्य सरकारों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम थे। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है सेंसरशिप कानून से। यह खबरों में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में तुर्की की संसद के द्वारा एक नए सोशल मीडिया कानून को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सेंसरशिप की बढ़ती चिंताओं के बावजूद अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है। आइए सबसे पहले हम तुर्की को मैप में देख लेते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये तुर्की की बॉर्डर है। अब कई बार आपसे आसपास की लोकेशन पूछ ली जाती है, तो तुर्की ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। और ये आप इटली को देख सकते हैं, ये फ्रांस, स्पेन, और ये अफ्रीका वाला पोर्शन है, तो अफ्रीका ये मोरक्को हो गया। और स्पेन और मोरक्को के बीच में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, जिसको हम जिब्राल्टर की संधि के नाम से जानते हैं। तो आप इसको याद रखना कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है, आप याद रखिएगा। ये ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया की राजधानी त्रिपोली को आप देख सकते हैं, इजिप्ट, कायरो, और ये सुएज नहर, इज़राइल, लेबनान, ठीक है, इसकी राजधानी है अंकारा। आइए अपनी न्यूज़ की तरफ वापस आते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? इसमें फेसबुक और ट्विटर जैसी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों के लिए इन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाली सामग्री के विरुद्ध शिकायतों से निपटने हेतु तुर्की में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करना आवश्यक होगा। ठीक है, अगर जो भी सोशल मीडिया कंपनी हैं वो बाहर से आकर यहाँ पर अपना बिजनेस कर रही हैं, तो उनको यहीं पर कार्यालय स्थापित करना होगा। और साथ ही साथ उन डेटा को एकत्रित करने के लिए स्थानीय लेवल में ही कार्यालयों को बनाना होगा, ताकि देश का डेटा देश में ही रह सके। और शिकायतों को 48 घंटे में हटाना होगा। अगर कोई शिकायत 48 घंटे आती है तो उसको 48 घंटे में हटाना होगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर ही शिकायत को हमें रजिस्टर करना होगा। अगर ये सब सोशल मीडिया कंपनीज नहीं करती हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और सज़ा के प्रावधान भी किए जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है पोर्ट लुइस से। हाल ही में यह खबरों में आया क्योंकि हिंद महासागर में अवस्थित मॉरिशस का राजधानी नगर जो कि पोर्ट लुइस है, यह अपने फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। और इसकी चर्चा का कारण यह है कि संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगनौथ के द्वारा भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित पोर्ट लुइस में नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो पोर्ट लुइस इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पर एक नए सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, वो भी भारत सरकार की मदद से। ठीक है, आइए पोर्ट लुइस की लोकेशन को देख लेते हैं। ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में आप ये देख सकते हैं पोर्ट लुइस। ठीक है, मॉरिशस की ये राजधानी है। इसके पश्चिम में आप मेडागास्कर को देख सकते हैं, रियूनियन द्वीप, डियासो गार्सिया, मालदीव, अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी, इंडोनेशिया, और ये अफ्रीका महाद्वीप को आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसको वर्चुअली अटेंड किया, जो कि 5th मीटिंग थी। इसके उद्देश्य क्या हैं? एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है, और एशिया में स्थायी बुनियादी ढांचे और अन्य संबंधित क्षेत्रों में निवेश करने से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आम लोगों, बाजारों और सेवाओं को बेहतर ढंग से जोड़ने का
प्रयास करता है ताकि एशिया के सभी देश आपस में मिलकर आएँ और विकास में भागीदारी बने। इसको 2016 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2016 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। बीजिंग को आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है। वर्तमान में इसके कुल सदस्य 102 हैं और आगे पीछे अगर सदस्य होते हैं, एक दो बढ़ते या घटते हैं, तो आप इसको अपडेट करते रहिएगा। ये 2015 का डेटा है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जो अप्रूव्ड और एक्चुअल मेंबर हैं ये वाले जो ग्रे कलर से दिखाई दे रहे हैं हल्के। ठीक है। तो जैसे इंडिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनोई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, पाकिस्तान, नेपाल, आप इन देशों को देख सकते हो। और ये जो ब्लू कलर से हैं ये इन्होंने अप्लाई कर रखा है मेंबरशिप के लिए। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 से। हाल ही में केंद्रीय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की गई। वार्षिक टीबी रिपोर्ट को केंद्रीय टीबी प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारत सरकार के द्वारा तैयार और प्रकाशित किया गया था। इसके आइए प्रमुख बिंदुओं को भी डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 24 लाख अधिसूचित टीबी मरीज 2019 में दर्ज किए गए और यह 2018 से 14% की वृद्धि को दिखाता है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा टीबी के मरीजों में कमी देखी गई है, तो नहीं, 14% की वृद्धि इसमें देखी गई है। उपचार सेवाओं के विस्तार से अधिसूचित रोगियों की उपचार दर में 12% का सुधार हुआ है। तो रोगियों को इलाज अब ज़्यादा मिल रहा है पहले की अपेक्षा, जो कि 2018 में कितना था? 69% था और 2019 में यह बढ़कर 81% हो गया। तो इलाज के लिए मरीजों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अब देश में निश्चय प्रणाली के माध्यम से टीबी के रोगियों के विषय में लगभग सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं। इसमें निश्चय पोषण योजना रोगियों को वित्तीय सहायता भी देती है। तो वित्तीय सहायता देने के लिए टीबी के मरीजों को निश्चय पोषण योजना चलाई गई थी। अब निश्चय के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली है जहां पर टीबी के मरीजों की सूचनाएं एकत्रित होती हैं, जिसका उपयोग मरीजों की जानकारी के प्रबंधन तथा पूरे देश में कार्यक्रम की गतिविधियों और निगरानी के लिए एक केंद्रीय समाधान के रूप में काम करता है। इसको CTD यानी कि सेंट्रल टीबी डिवीज़न, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको NIC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि टीबी होता कैसे है। टीबी या इसी को हम क्षय रोग भी बोल देते हैं। यह बैक्टीरिया जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। तो आप ये याद रखना, किसी एग्जाम में कोई पॉइंट बन सकता है, के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है जो कि फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। और यह एक संक्रामक रोग है और बैक्टीरिया के कारण होता है। संक्रामक का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति को टीबी है और आप उसके बगल में बैठ गए हो तो आपको भी होने की संभावना है। ठीक है। और इसके लिए कुछ इलाज हैं, जैसे कि डॉट्स का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है। क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट आई है 2020 में, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स यानी कि डॉट्स। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। आइए इसके लिए कुछ प्रोग्राम भी भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम 1962 से शुरू हुआ था और बाद में इसका नाम परिवर्तित होते होते यह NTEP हो गया, यानी कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब होता है कि केंद्र के द्वारा शुरू की गई योजना। ठीक है। आइए कुछ और जानकारियां भी ले लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के समन्वय से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और कौन से कार्यक्रम के तहत? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, जो कि 2008 में लाया गया था। इसका लक्ष्य क्या है?
टीबी जनित गरीबी के उन्मूलन के साथ साथ भारत को टीबी से मुक्त करना है। एक तो टीबी से मुक्त भी करना है और उसके द्वारा उत्पन्न जो गरीबी है उसको भी दूर करना है। RNTCP द्वारा वर्ष 2025 तक, आप ये डेट याद रखना, वर्ष 2025 तक भारत में टीबी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए क्षय रोग वर्ष 2017 से 2025 के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जारी की गई है, जो कि 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है, जिसको हम DTPB कहते हैं, यानी कि डिटेक्ट करना, ट्रीट करना, प्रिवेंट करना और उसका निर्माण करना। ये आप देख सकते हैं कि इसके कुछ लक्षण, अगर ये सब होता है तो आप पहचान सकते हो कि आपको एक तो खांसी आ रही हो, आपको काफ़ी 14 दिनों से खांसी आ रही हो और साथ साथ उसमें ब्लीडिंग भी हो रही हो, ठीक है। नाइट में सोने में पसीना निकल रहा हो, रिड्यूस एप्टीटाइट, आपकी डाइट जो है वो कम होती जा रही हो, आपका वेट लॉस होता जा रहा हो, ठीक है, परसिस्टेंट फीवर हो गया आपका, तो आप अगर ऐसे सिम्टम्स आप देखते हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसकी जांच करवा सकते हैं या किसी को जागरूक भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको डिस्कशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले वीडियो को बनाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक नए तरीके से, कि इतिहास से लेकर अब तक शिक्षा में क्या बदलाव हुए, आप पूरा वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।